हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 पेपर सेकेंड हिंदी। तो गाइज टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 हिंदी प्रश्न पत्र सेकेंड। तो गाइज हमारा आज का पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्री, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर मागधी। तो गाइज इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा और बोलियां कुछ इस प्रकार से हैं। और जो सौरसेनी है, सौरसेनी अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। और पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वो है खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। फिर आता है राजस्थानी, और राजस्थानी का जो बोली है वो है पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी बोलते हैं, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। उसके बाद पहाड़ी उपभाषा की जो बोली है वो है कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। और गुजराती, इसमें गुजराती। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे अर्धमागधी, जिसका उपभाषा है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मागधी, और जिसकी उपभाषाएं हैं बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। और बिहारी का जो बोली है वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद आता है पैसाची। पैसाची का दो उपभाषा है लहंदा और पंजाबी। उसके बाद आता है ब्राचट। ब्राचट का उपभाषा सिंधी है। और महाराष्ट्री छठे नंबर पर आता है और इसका उपभाषा मराठी है। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शंस हैं डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ब्रज को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। शुरुआत में संविधान में 14 भाषाएं स्वीकृत थी, जिसमें जो भाषाएं थी वो थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। उसके बाद 21वीं संविधान संशोधन 1967 हुआ और उसमें जो बोलियां थी वो थी सिंधी, इसमें शामिल किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद 22 भाषाएं हो गई, जिसमें ब्रज नहीं है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। उसके बाद गाइज हमारा अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर अरहट। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। सबसे पहले संस्कृत आता है जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद पाली दूसरे नंबर पर जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद अपभ्रंश
इसका काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक हिंदी जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 4, गोकुलनाथ की रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पयुंचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो गाइज गोकुलनाथ की जो रचना है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। और पयुंचर्यु ये स्वयंभू की रचना है जो कि 8वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद ललित विस्तार परशुराम शर्मा वैद्य का है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता ये रचना है गोकुलनाथ जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यालंकार किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं भामा, राजशेखर, दंडी या फिर रुद्रट। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, काव्यालंकार भामा का रचना है। और काव्य मीमांसा राजशेखर का रचना है। काव्यादर्श दंडी का रचना है। और श्रृंगार तिलक उद्भट का रुद्रभट्ट का रचना है। श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट का रचना है। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, सुख सागर, लाल चंद्रिका। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सुख सागर लल्लू लाल का रचना नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, राजनीति, प्रेम सागर, भाषा कायदा, सभा विलास, मधु विलास, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। और जबकि सुख सागर सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुख लाल की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? ऑप्शंस दिए गए हैं सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा या तेरी मेरी उसकी बात। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। और सुनीता ये इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। मुक्तिपथ के जो उपन्यासकार होंगे वो होंगे इलाचंद्र जोशी और सुखता के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। उसी प्रकार तेरी मेरी उसकी बात इसके जो उपन्यासकार हैं वो हैं यशपाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर अज्ञे। तो गाइस जो चतुरसेन शास्त्री हैं वो मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है बल्कि प्राकृतवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विद्या सुंदर। तो गाइज भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो है विद्या सुंदर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? ऑप्शन है भूमिजा, कामायनी, नीरजा या फिर यशोधरा। तो राम कथा पर जो आधारित रचना है गाइज वो है भूमिजा। भूमिजा का जो विषय वस्तु है वो है राम कथा और कामायनी का विषय वस्तु है शैव दर्शन या फिर जल प्लावन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो नीरजा है इसका विषय वस्तु है गीति काव्य संग्रह। यशोधरा का जो विषय वस्तु है वो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वियोग। गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, नाटक को पंचम वेद किसने कहा? ऑप्शन दिए गए हैं धनुंजय, भट्टनायक, भरत मुनि या फिर भानुदत्त ने। तो गाइज नाटक यहाँ पर बात आई तो नाटक को पंचम वेद कहने वाले जो हैं वो हैं भरत मुनि। प्रश्न संख्या 12, आगमन वे पुराण ही पढ़ियमाण वहंती पक्ति किसकी है? ऑप्शन है सरहपा, कर्णहपा, सवरपा या फिर डोम्बिपा। तो गाइस इसके जो
इस पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं कर्णहपा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है खड़ भाषा पुराण च कुरानम कथितम माया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? तो गाइज ये पंक्तियाँ भाषा के संबंध में कही गई है चंद बरदाई के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। उसी प्रकार भाषा के संबंध में और भी जो है जगनीक, नरपति लाल, अब्दुल रहमान ने भी अपनी पंक्तियाँ कही हैं, जो कि हैं दौ का दाधा कपुतली मिलनी जीप का दाधा न परंगु राई। ये जो पंक्तियाँ हैं भाषा के प्रति वो हैं नरपति नाल का। कटी कटी शीश गिरे धरनी में उठी उठी रुंड तलवार 8 कोस के तह गिरदा में अंधाधुंध करे तलवार। ये पंक्तियाँ जगनीक की हैं। और 14 घोरंधर छाप गऊ गरु भरो गगन कुहर घुर घुरे सरोसऊ अम्बु धरो। इसके जो रचनाकार होंगे वो होंगे अब्दुल रहमान। तो गाइज ये रहा भाषा के संबंध में कवियों की पंक्तियाँ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। ऑप्शन है बाजार ए हुस्न, गोशा ए अफीमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक जो है वो है बाजार ए हुस्न। और प्रेमाश्रम का भी उपशीर्षक है उर्दू का, जो कि है गोशा ए अफीमत। और चौगाने हस्ती ये जो उपनाम है वो है रंगभूमि का। और हम खुरमा व हम सबाब ये जो उपनाम है ये है प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह। उसके बाद जल वलय इशार ये उर्दू शीर्षक है वरदान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के संबंध में कौन से निबंधकार ने वर्णन किया है? और ऑप्शन है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकुमुन गुप्त या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो गाइज नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार जो हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। गाइज इसके अलावा भी जो प्रताप नारायण के जो निबंध हैं वो हैं धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मूछ परीक्षा, द समझदार की मौत, मनोयोग। ये सब निबंध भी प्रताप नारायण मिश्र के हैं। तो गाइज चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। और ऑप्शंस दिए गए हैं सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। तो गाइज जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वो है सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? और ऑप्शंस दिए गए हैं ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण या फिर आकृतिमूलक वर्गीकरण। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है आकृतिमूलक वर्गीकरण, ऑप्शन डी। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को आकृतिमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 18। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, गीति नाट्य या फिर कहानी। तो गाइज दूसरा दरवाजा इसका जो विधा है वो है नाटक विधा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। दूसरा दरवाजा का जो विधा है वो है नाटक विधा।
और आप प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे 7 जन्म, आत्मदाह। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मेरे 7 जन्म। मेरे 7 जन्म ये रचना आत्मकथा विधा पर आधारित है। और जो पहला पड़ाव, आत्मदाह और मैं आईना हूँ, ये जो है गाइज ये उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 20, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? और ऑप्शंस दिए गए हैं, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर बाबर। तो गाइज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे। और जो पंडित राज इनका उपनाम है वो उपाधि इनको शाहजहां ने ही दिया था। 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासन तथा जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में शाहजहां की प्रशंसा की है। और जो जगन्नाथ की अन्य रचनाएं हैं वो है चित्रमीमांसा खंडन, भामिनी विलास। तो गाइस रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने जिस बादशाह की प्रशंसा की है वो है शाहजहां। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है? और ऑप्शन ए है नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा या फिर सती प्रताप। और ऑप्शन बी है सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। और ऑप्शन सी है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप। ऑप्शन डी है भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर सती प्रताप। तो गाइज भारत दुर्दशा इसका जो रचना काल है वो है 1880 ईस्वी, नील देवी इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी इसका भी प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1882 ईस्वी, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए है गुंजन, पल्लव, ग्राम्य या फिर युगांत। ऑप्शन बी है पल्लव, गुंजन, युगांत या फिर ग्राम्य। ऑप्शन सी है युगांत, गुंजन, ग्राम्य या फिर पल्लव। और ऑप्शन डी है पल्लव, गुंजन, ग्राम्य या फिर युगांत। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है, गुंजन का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है और युगांत का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936 ईस्वी और ग्राम्य का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्रश्न संख्या 23 है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। ऑप्शन बी है मैला आंचल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, कठगुलाब। ऑप्शन सी है कठगुलाब, बूंद और समुद्र, कठगुलाब। ऑप्शन सी है कठगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल। ऑप्शन डी है मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। तो गाइज मैला आंचल का जो प्रकाशन काल है वो है 1954 ईस्वी। बूंद और समुद्र इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। अमृत और विष इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1966 ईस्वी और जो लास्ट में है वो है कठगुलाब और इसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी जो कि मृदुला गर्ग का है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ऑप्शन बी है ब्राह्मण, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। ऑप्शन सी है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण, सरस्वती। ऑप्शन डी है सरस्वती, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, हंस या फिर ब्राह्मण। तो गाइज
जो ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन है वो है 1883 ईस्वी, और जो स्थान है वो है कानपुर। और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन बनारस से 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सरस्वती पत्रिका का जो संपादन हुआ था काशी और उसके बाद इलाहाबाद से 1900 ईस्वी में हुआ था। और जो सरस्वती के संपादक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास और अन्य 4। उसके बाद हंस पत्रिका का जो संपादन हुआ वो बनारस और वर्तमान में दिल्ली है, और जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1930 ईस्वी। और हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं प्रेमचंद। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है चिदम्बरा, यामा, उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन बी है उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार, चिदम्बरा, यामा। ऑप्शन सी है उर्वशी, चिदम्बरा कितनी नावों में कितनी बार, यामा। ऑप्शन डी है कितनी नावों में कितनी बार, यामा, चिदम्बरा, उर्वशी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उर्वशी चिदम्बरा कितनी नावों में कितनी बार, यामा। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चिदम्बरा है चिदम्बरा का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी और उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, और यामा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1940 ईस्वी। तो गाइज ऑप्शन में ऑप्शन इधर उधर होने के कारण, ऑप्शन सही नहीं होने के कारण जो एनटीए ने है इस प्रश्न को जांच से बाहर कर दिया है। फिर भी इसका आंसर होना चाहिए सी, लेकिन चिदम्बरा उर्वशी के स्थान पर होना चाहिए और जो उर्वशी है उसको दूसरे नंबर पर होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है आंसू, कमायनी, लहर, कानन कुसुम। ऑप्शन बी है कानन कुसुम, आंसू, कमायनी, लहर। ऑप्शन सी है लहर, आंसू, कमायनी, कानन कुसुम। ऑप्शन डी है कानन कुसुम, आंसू, लहर, कमायनी। तो गाइज कमायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है, कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी और आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी और लहर इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कमायनी। कमायनी का प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1936 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, आंसू 1925 और लहर 1933 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। ऑप्शन बी है नानक, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी है विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, नानक। ऑप्शन डी है विद्यापति, रैदास, नानक, अमीर खुसरो। तो गाइज अमीर खुसरो का जीवन काल है 1225 ईस्वी, विद्यापति का जो जीवन काल है वो है 1368 ईस्वी, रैदास 1388 ईस्वी और गुरु नानक 1469 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइज हमारा प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम है। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान या फिर रंगभूमि। ऑप्शन बी है सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि या फिर प्रतिज्ञा। ऑप्शन सी है रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा या फिर सेवा सदन। ऑप्शन डी है सेवा सदन, प्रतिज्ञा या फिर रंगभूमि या फिर वरदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेवा सदन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1918 ईस्वी और वरदान का प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी और प्रतिज्ञा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929 ईस्वी। गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है
प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है तमस, कणियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी। ऑप्शन बी है मैयादास की माड़ी, तमस, कणियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ऑप्शन सी है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, तमस, कणियाँ, मैयादास की माड़ी। ऑप्शन डी है कणियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कणियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तो जो तमस है इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, कणियाँ इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी और मैयादास की माड़ी इसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी और नीलू, नीलिमा, नीलोफर का प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है सृजन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन बी है अर्धनारीश्वर, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, यादों की तीर्थ यात्रा। ऑप्शन सी है यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। और ऑप्शन डी है यादों की तीर्थ यात्रा, अर्धनारीश्वर, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यादों की तीर्थ यात्रा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1981 ईस्वी और जो इसका विधा है वो है संस्मरण विधा। और सृजन के सेतु का प्रकाशन वर्ष 1990 ईस्वी है और सृजन के सेतु संस्मरण विधा की रचना है। उसके बाद हम सफ़र, मिलते रहे, इसका प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी है और ये भी संस्मरण विधा का रचना है। उसके बाद आता है अर्धनारीश्वर जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी और इसका जो विधा है वो है उपन्यास विधा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है यारों के यार, 3 पहाड़, बिना दीवार का घर, अकेला पलाश, शेष यात्रा। और सूची 2 के ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मेहरुन्निसा परवेज, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा। तो यारों के यार, 3 पहाड़, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कृष्णा सोबती। और बिना दीवारों का घर, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मन्नू भंडारी। आप भंडारे में जाते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि बिना दीवारों के घर होता है, यानी कि बिना दीवारों का घर अगर आ जाए तो आप समझ लेना कि इनके जो रचनाकार हैं वो हैं भंडारी जी। उसके बाद अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज का ये रचना है। उसके बाद आता है शेष यात्रा और इसके रचनाकार हैं उषा प्रियमवदा। तो गाइज इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है शिव प्रसाद सिंह, एक टोकरी भर मिट्टी, यशपाल, पाजेव, जैनेन्द्र। और ऑप्शन डी है माधवराव सप्रे। उसके बाद सूची 2 के ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, पाजेव, पुलिस की सीटी, दादी माँ, हंसा जाई अकेला। तो शिव प्रसाद इनकी जो रचना है वो है दादी माँ और यशपाल का जो कहानी है वो है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की रचना है पाजेव और माधवराव सप्रे का जो कहानी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए और हंसा जाई अकेला। इसके रचनाकार हैं मार्कंडे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस सूची 1 के दिए गए हैं भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस मीमांसा, काव्यानुशासन। और सूची 2 के ऑप्शंस हैं
हेमचंद्र, बलदेव उपाध्याय, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर अप्पे दीक्षित। तो गाइज भारतीय साहित्य शास्त्र इसके आचार्य हैं बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र इसके आचार्य नगेंद्र हैं और रस मीमांसा के आचार्य जो हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल और काव्यानुशासन के जो आचार्य हैं वो हैं हेमचंद्र। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। समय को बर्बाद किए बिना चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन है नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, पहला पत्रिका, नया पत्रिका। तो गाइज इससे पहले हमने पढ़ा था कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो प्रकाशन स्थान है वो है काशी, यानी कि ए का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ 4 और वो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन सी और डी में। उसके बाद सम्मेलन पत्रिका इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है इलाहाबाद, पहला पत्रिका का प्रकाशन स्थान है जबलपुर, नया पत्रिका का प्रकाशन स्थान है दिल्ली और साक्षात्कार का जो प्रकाशन स्थान है वो है भोपाल। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रेखा, नीलिमा, कमला, रायना। और सूची 2 के ऑप्शन से मेला आंचल, वे दिन, आवा, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे। तो रेखा ये जो पात्र है वो है नदी के द्वीप और अंधेरे बंद कमरे इसका जो पात्र है वो है नीलिमा। मेला आंचल इसका पात्र है कमला और वे दिन इसके पात्र हैं रायना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। ए का चौथा, बी का 5वां, सी का पहला और डी का दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है हानुस, दशरथ नंदन, पैर तले की जमीन, तिलचट्टा। और सूची 2 के ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश। हानुस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है वो है दशरथ नंदन। मोहन राकेश का नाटक है पैर तले की जमीन और मुद्रा राक्षस इसके जो नाटककार हैं वो हैं तिलचट्टा। गाइज एक बार फिर से सुन लीजिए। हानुस नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी, दशरथ नंदन नाटक के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, पैर तले की जमीन इसके नाटककार हैं मोहन राकेश और तिलचट्टा इसके जो नाटककार हैं वो है मुद्रा राक्षस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। और सूची 2 के ऑप्शन है हरि व्यासदेव, दामोदर दास, गदाधर भट्ट, जगन्नाथ गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी। तो वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो हैं गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं हरि व्यासदेव, राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं दामोदर दास और चैतन्य संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो हैं गदाधर भट्ट। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन से प्रेत की छाया, करबला, चितवन की छां, अन्या से अनन्या। और सूची 2 के ऑप्शन है नाटक, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास, एकांकी। तो प्रेत की छाया
इसके रचनाकार हैं ईलाचंद्र जोशी और जो प्रेम की छाया है यह उपन्यास विधा का रचना है। करबला नाटक विधा का रचना है जो कि प्रेमचंद्र जी का है। चितवन की छां निबंध विधा की रचना है विद्यानिवास मिश्र का। और अन्या से अनन्या ये आत्मकथा विधा का रचना है प्रभा खेतान का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39। तो प्रश्न संख्या 39 है गाइज, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची के ऑप्शंस हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, एनी बेसेंट, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन। तो ब्रह्म समाज इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1828 ईस्वी और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं। और प्रार्थना समाज का जो स्थापना वर्ष है वो है 1867 ईस्वी और इसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। उसके बाद आर्य समाज इसके संस्थापक हैं, संस्थापना वर्ष है 1867 ईस्वी और इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन इसका स्थापना वर्ष है 1897 ईस्वी और इसके संस्थापक हैं विवेकानंद। उसके बाद एनी बेसेंट इनका जो संस्था है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो संस्थापक हैं वो है श्रीमती एनी बेसेंट और संस्था से संबंधित अन्य लोग। उसके बाद 1875 में इसका स्थापना वर्ष है। तो गाइस इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्मा कौन है? मोहन है ना, हमारे ब्रह्मा राम हैं। तो ब्रह्म समाज इसके संस्थापक हो गए राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा कौन है? राजा राम, तो हो गए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। उसी प्रकार दोस्तों प्रार्थना कौन करता है? तो हम लोग कहेंगे जो केशव लोग होते हैं वही प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। उसके बाद आर्य समाज, तो आर्य लोग क्या करते हैं? तो दया करते हैं। आर्य लोग क्या करते हैं? सरस्वती की पूजा करते हैं और दया भी करते हैं। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, तो अब ये आप लोग बताइए कि राम और कृष्ण के मिशन के बारे में कौन जानेगा? तो जिसके पास विवेक रहेगा वही राम और कृष्ण के मिशन के बारे में जान सकता है। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हो गए वो हो गए विवेकानंद। तो गाइस ट्रिक से याद करने पर कोई भी रचना याद हो जाती है। तो आपको ट्रिक कैसा लगा ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जो बीत गई सो बात गई, और बी ऑप्शन में है मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, और सी दो पाटों के बीच पिस गया, और डी रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। और सूची 2 के ऑप्शन है मुक्तिबोध, दिनकर, बच्चन, अज्ञेय और नरेंद्र शर्मा। तो जो बीत गई सो बात गई, इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। बच्चों को कहाँ याद रहता है कोई बात बीत जाती है तो उनकी बात भी चली जाती है, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। यानी कि जो बीत गई सो बात गई, इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। फिर मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय। फिर उसके बाद दो पाटों के बीच पिस गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा मुक्तिबोध। उसके बाद रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, तो इस पंक्तियों के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिनकर। तो गाइस इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो बातें बीत जाती है वो बच्चों को कहाँ याद रहता है, वो कहते हैं बीत गई बात गई। उसके बाद
मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यानी कि ये अज्ञेय है। शून्य में कौन डूबता है? कोई नहीं, यानी कि अज्ञेय है, पता ही नहीं है कि कौन डूबा। उसके बाद दो पाटों के बीच पिस गया, यानी कि वो मुक्त हो गया। दो पाटों के बीच पिस गया, यानी कि अब वो मुक्त हो गया, जो भी उसका रूप था उससे मुक्त हो गया। उसके बाद रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, यानी कि रूप की आराधना हमको कब करना है? दिन में, यानी कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या। इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिनकर। तो इस प्रश्न का गाइस जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। स्थापना दिया गया हुआ है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। और तर्क है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। और ऑप्शन ए है, ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है ए सही आर गलत, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, और ऑप्शन डी है दोनों गलत, और ऑप्शन बी है दोनों सही। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 42 है। स्थापना दिया गया है, रस का निर्णायक सहृदय है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है दोनों गलत, और ऑप्शन डी है दोनों सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ए गलत है और आर सही है। सहृदय श्रोता, दर्शक और पाठक में रस जिस रूप में उत्पन्न होगा वह उसी रूप में उसको स्वीकार करता है और अपना मत देता है। किसी भी विषय पर सहृदयों की राय एक अलग अलग भी हो सकती है, अतः वह रस का निर्णायक होता है, लेकिन वह रस का समीक्षक नहीं होता, क्योंकि समीक्षा करना आलोचक का कार्य है जो उसमें गुण दोष देखता है। अतः कथन ए सही है, लेकिन जो आर का तर्क दिया गया है वो गलत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना दिया गया है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। ऑप्शन ए है ए गलत आर सही, ऑप्शन बी है दोनों सही, ऑप्शन सी है ए गलत दोनों गलत, और ऑप्शन डी है ए सही आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। व्यक्तित्व के मुख्यतः दो भेद हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति स्वानुभव पर विशेष बल देता है तथा अपने विचारों को ही प्रमुखता से सबके सामने रखता है। यह विधि एकालाप की श्रेणी में आती है। एकालाप मात्र मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है, अतः ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 44। स्थापना युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। और तर्क दिया गया है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। तो गाइज ऑप्शन दिए गए हैं दोनों सही, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, और ऑप्शन डी है दोनों गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन जो इसका तर्क दिया गया है आर वो गलत है। साहित्य का समाज जीवन और समय से विशेष संबंध होता है। काल के परिवेश का साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह जीवन युग परिवेश को ध्यान में रखकर लेखन कर्म करे। साहित्यिक इतिहासकार युग जीवन से इतर न होकर उससे संबंध होता है, अतः ए सही है लेकिन जो आर तर्क दिया गया है वो गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ, और प्रश्न संख्या 45 है। स्थापना दिया गया है, साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। और तर्क दिया गया है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। तो गाइज ऑप्शन दिए गए हैं दोनों गलत दोनों सही, और ऑप्शन सी है ए गलत आर सही, ऑप्शन डी है ए सही आर गलत। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों ही बातें सही हैं। बिंब
और प्रतिबिंब के रूप में वस्तु और रूप का साहित्य में अन्योन्याश्रित संबंध है। इसमें वस्तु की स्थिति रूप और रूप की स्थिति दोनों वस्तुओं पर निर्भर होती है, इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पर सही दी गई हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, अवतरण के अनुसार अवतरणों को ध्यान से पढ़ करके प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अवतरण दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अवतरण दिया गया है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था है, व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो गाइस, प्रश्न संख्या 46 है, स्व और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? और ऑप्शन ए है भक्ति, ज्ञान, योग या फिर कर्म। तो गाइस, स्व यानी कि अपने और लोक मंगल का मिलन बिंदु यानी कि संगम जो है वो भक्ति के अंदर दिखाई पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47 है। 47 है कि नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है ज्ञान हृदय या फिर कर्म। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी, अर्थात नर सत्ता के प्रसार के लिए ज्ञान और हृदय दोनों ही उपयुक्त हैं। प्रश्न संख्या 48 है। जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रकृति वैराग्य, ज्ञानात्मिका वृत्ति या फिर रागात्मिका वृत्ति। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रागात्मिका वृत्ति। जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है रागात्मिका वृत्ति। प्रश्न संख्या 49, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है? ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन और ऑप्शन डी समाजशास्त्र। तो गाइस, हमने पढ़ा था कि भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने की शक्ति कविता में होती है और यह प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म क्षेत्र में शक्ति की भावना को जगाती है। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की जो शक्ति है वो होती है कविता में। तो गाइस, प्रश्न संख्या 50 है। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण हो जाएगा, या मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? और ऑप्शन ए है सिर्फ मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, ऑप्शन बी है मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, और ऑप्शन सी है पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, ऑप्शन डी है वृक्ष लता के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। तो गाइस, हमने नीचे वाली लाइनों में पढ़ा हुआ था कि जब मनुष्य का सुख और आनंद शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेगा, तब मनुष्य के रूप में अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अवतार का अर्थ होता है यानी कि जन्म लेना, उसका जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी।
मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण होना कहा जाएगा। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।